बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आज हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी के बारे में बात करें तो हमने इसके 2 माह में इसको कैसे कवर करना है, इसके सिलेबस को। तो किसी भी सिलेबस को कवर करने के लिए आप सबसे पहले उसके टॉपिक्स कितने हैं, इसके पास टॉपिक्स कितने हैं। तो इसके चैप्टर वाइज के हिसाब से जनरल साइंस एंड एबिलिटी के टोटल चैप्टर्स 16 हैं, और अगर टॉपिक्स गिने तो इसके टॉपिक्स आलमोस्ट 490 टॉपिक्स हैं। ये 487 कुछ सब टॉपिक्स मिला के ये 490 टॉपिक्स बनते हैं। यानी अगर हम 490 टॉपिक्स हैं तो हर टॉपिक एक दिन में अगर हम 8 टॉपिक करेंगे तो इट्स मीन कि हम 60 डेज़ के राउंड अबाउट अपने इस जनरल साइंस एंड एबिलिटी के सिलेबस को कवर कर सकते हैं विद नोट्स। और ये जो नोट्स हम बनाएंगे ये भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो अगर हम सबसे पहले टाइम ज़ाया किए बगैर अगर हम आज के अपने लेक्चर की तरफ आएँ तो हमारे फर्स्ट जो 8 टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में जनरल साइंस एंड एबिलिटी के, तो वो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ साइंस नंबर 2, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी नंबर 3, और रीड रेकनर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट नंबर 4, और नंबर 5 में है साइंटिफिक यूनिट्स एंड क्वांटिटीज मेजर्स, एंड 6 नंबर पर है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर यूजेस, और डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन बाय साइंटिस्ट, और हमारा 8वां टॉपिक है साइंटिफिक एब्रीवेशंस। तो ये हमने टॉपिक्स करने इसमें से कुछ हमने इसके नोट्स बनाए हैं, कुछ हम इसको बुक से कवर करेंगे। किसी भी अच्छे ऑथर की बुक ले लें। जो मेरे पास है ये वर्ल्ड टाइम पब्लिशर्स की है, जहांगीर की। तो आप कोई भी अच्छी बुक अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन में बात करें तो इंट्रोडक्शन, साइंस का इंट्रोडक्शन। साइंस क्या है? साइंस एक लैटिन वर्ड से निकला एक लफ्ज़ है, और वो किस लफ्ज़ से निकला है? साइंटिया से। साइंटिया का मतलब है नॉलेज, और इसी दोनों अल्फाज साइंटिया से लफ्ज़ बना है साइंस, और इस जिस लफ्ज़ से ये बना है उसको हम बोलते हैं नॉलेज यानी इल्म। और ये साइंस एक्चुअली कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, थ्योरीज हैं इस दुनिया के बारे में। इस दुनिया अगर हम आसान अल्फाज में बात करें तो साइंस दरअसल इस दुनिया को समझने का इल्म है। इस दुनिया में जो कुछ है, ये जो कुछ हो रहा है, उसको समझने का जो इल्म है उसको हम साइंस बोलते हैं। यानी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड थ्योरीज अबाउट द यूनिवर्स टू अंडरस्टैंड एंड इलस्ट्रेट नेचुरल फिनोमेना। यानी पूरी दुनिया जिस फिनोमिने के तहत चल रही है, इस पूरे फिनोमिने के फैक्ट्स क्या है, हकीकत क्या है, थ्योरी क्या है, एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं, इन सब चीज़ों की जो कलेक्शन है उसको हम साइंस बोलते हैं। ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जो आपके पेपर में आएगा, ये जस्ट आपके नॉलेज बेस के लिए। यानी जिस तरह हम बच्चे को अगर हमने उर्दू सिखाएंगे तो हम उसको फिर अलिफ बे पढ़ाएंगे ताकि उसकी एक रिदम बन जाए। ये आप पढ़ते जाओगे तो आपका रिदम बन जाएगा हम आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ साइंस। तो हिस्ट्री ऑफ साइंस में इसके डिफरेंट फेजेस हैं। पहले मिथ एंड सुपरस्टिशंस, बेबीलियन साइंस, इजिप्शियन साइंस, ग्रीक साइंस, अलेक्जेंड्रियन साइंस, इस्लामिक साइंस, वेस्टर्न साइंस, मॉडर्न साइंस। इसके बारे में ओवरऑल जो सिर्फ आपके नो हाउ के लिए, नॉलेज के लिए ज़रूरी है, वो सिर्फ इतनी बात है कि सबसे पहले लोग मिथ बनाते थे, ऐसा हुआ होगा, फिर ऐसे हुआ होगा, पहले ये हुआ होगा। अपने पास से कुछ ना कुछ मिथ्स बना के इस दुनिया के फिनोमिने को ना वो एक्सप्लेन करते थे। ऐसे नेचर ऐसे बनी होगी, यूनिवर्स ऐसे बनी होगी, जिसमें बिग बैंग थ्योरी ये भी एक फिनोमिना है जो लोगों ने खुद से बनाया है, खुद से गढ़ा हुआ है। इसमें कोई फैक्ट्स नहीं है, जस्ट थ्योरी है। तो ये पहले सब कुछ ये थे, लेकिन आहिस्ता 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 लोगों ने इस पर थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया, थोड़ा सा दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो साइंस की हिस्ट्री थोड़ी चेंज हो गई। पहले वो जो किताबें थी तौरात, ज़बूर, इंजील, उससे हेल्प लेते थे। उसके बाद मिस्र से जो साइंस चली उसका था। फिर ग्रीक वालों ने बहुत अच्छा काम किया। ग्रीक वाले तो आलमोस्ट सुपर नेचुरल कोर्सेज पे बात करते थे, जो रियलिटी बेस पे कम होती थी। सुपर नेचुरल चीज़ें वो होती हैं जो मतलब इंसान की समझ से मावरा होती हैं, जिसको हम हमारी आम जो जहन है उसको नहीं सोच सकता। ओके। फिर अलेक्जेंड्रियन साइंस, इस्लामिक साइंस में उन्होंने कई साइंसदानों के नाम बताए, एविसिना, बहुत से मुस्लिम साइंसदान। वेस्टर्न साइंस हो या मॉडर्न साइंस हो, ये आज सारे हैं ग्रीक साइंस की चाइल्ड। क्यों? क्योंकि अभी तक सही से एक्सपेरिमेंट्स हो नहीं रहे, सही से सब कुछ हो नहीं रहा। सब ये सुपर नेचुरल कोर्सेज जो पहले से बता दी गई हैं उसी कोर्सेज को लेकर ही सारा कुछ चल रहा है। बोलो। ओके। हिस्ट्री ऑफ साइंस में अब ये है, मतलब ये जस्ट वो अहम अहम चीज़ें हैं जिससे मतलब इंसान को एक उसका
रिदम बनता है कि किस तरह पहले कहाँ से साइंस की जो ओरिजिन थी वो कैसे हुई। इससे पेपर में कोई सवाल नहीं आता। पेपर में आगे इसमें अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है साइंटिफिक मेथडोलॉजी वाला। ये बहुत सी चीज़ों में ये क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत सिंपल। साइंटिफिक मेथडोलॉजी, साइंटिफिक मेथडोलॉजी दरअसल 4 फेजेस पर मुश्तमिल है। नंबर 1 फेज़ है ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 फेज़ है हाइपोथेसिस, और नंबर 3 फेज़ है एक्सपेरिमेंट्स, और नंबर 4 है फॉर्मेशन ऑफ थ्योरी। ओके, ऑब्जर्वेशन है क्या कि आप देखो कि दुनिया को जो नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं इस पे आप गौर व फिक्र करो। क्या कोई ऐसा फिनोमिना है या कोई ऐसी चीज़ है जिसका मुशाहिदा करके उस पर टेस्ट किए जा सकें। और ये जो अगर हम अच्छे से किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं अगर तो वाकई लॉजिकल होती है तो फिर वो एक साइंटिफिक रिसर्च की वो एक थ्योरी की बुनियाद बनती है। अगर वो केयरफुल हो और एक्यूरेट हो, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन केयरफुल है एंड एक्यूरेट है तो वो एक साइंटिफिक रिसर्च की बुनियाद बनती है। ओके, और ऑब्जर्वेशन की इसको बेस्ट पॉसिबल डेप्थ और डिटेल, यानी कि आप उसको फुल एंड फाइनल आपको उसकी हर बारीकी का पता हो। ये नहीं कि आपने किसी भी चीज़ को किसी ने कह दिया तो मुंह उठा के वो कह दिया कि ये ऑब्जर्वेशन है। ये ऑब्जर्वेशन नहीं होती, उसके बारे में आपको उसकी पूरी डेप्थ मालूम होनी चाहिए और पूरी डिटेल मौजूद होनी चाहिए। ओके, अब कोई भी चीज़ आपने अपने जहन में बिठा ली कि हमने इसके ऊपर आगे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, वो थी ऑब्जर्वेशन। अब उसके ऊपर आपने एक हाइपोथेसिस बनानी है। व्हाट इज़ हाइपोथेसिस? ये ऑब्जर्व डेटा है, यानी एक तो आपने ऑब्जर्व करना है और जो कर लिया है तो उस पर फिर जो एक आपने उसको एक को सही मान लिया, 2-4 ऑब्जर्वेशन उसमें एक को आपने सही मान लिया। ओके, ये ऑब्जर्व डेटा है। उसको ये वेल डिफाइंड है रिलेशन टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्वेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जब आपने आपस में मिक्सअप किया है, उसको देखा है, तो उसमें जो वेल डिफाइंड जो सबसे अच्छा है, जो सबसे अच्छी बात कर रहा है, उस एक को आपने सही मान लिया और उससे ही फिर न्यू ऑब्जर्वेबल कॉन्सेप्ट, यानी कि अगर आपका जो हाइपोथेसिस है वो ऐसी होनी चाहिए कि उससे कोई नई हाइपोथेसिस भी निकल सकती हो। अगर 10 मुर्गियों को डेंगू हुआ तो इसलिए मरी, तो 12 मुर्गियाँ किस लिए, मतलब इस तरीके से आप अगर एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो उससे नए आपके कॉन्सिक्वेंसेस, नए हालात उस तरह से निकलने चाहिए। उसके बाद लास्ट थर्ड वाले पॉइंट पे है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट है टेस्ट द प्रिडिक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी एक हाइपोथेसिस को आपने कह लिया ओके ठीक है ये सही है। अब 3-4 ऑब्जर्वेशन थी कि जैसे हमने 9th या 10th क्लास में पढ़ा था कि मलेरिया हो जाता है। अब वो मलेरिया किस वजह से हो रहा था? गंदे पानी से हो रहा था लोगों को मलेरिया, या वो दलदली इलाकों से हो रहा था, या जो लोग मच्छर के नीचे नेट वाली मच्छर में सो रहे थे उससे हो रहा था। 2-4 चीज़ें मिक्सअप थी, उसमें से किसी एक चीज़ को आपने सही मान लिया कि भाई मलेरिया हो रहा है दलदली पानी, दलदली जगहों पे जो तंग जगह हैं जहाँ पर पानी खड़ा है उससे, फिर उस पर आपने आगे एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। तो उसमें से किसी एक प्रेडिक्शन को ठीक मान लिया और उस प्रेडिक्शन को आपने टेस्ट किया तो वो आपका एक्सपेरिमेंट बन गया। ओके, अगर आपका एक्सपेरिमेंट ठीक है तो फिर आप उसको एक एक्सपेरिमेंट और करोगे आहिस्ता, लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, और उसको हर एस्पेक्ट को आपने केयरफुली एनालाइज करना है कि ये एक्सपेरिमेंट किया था तो ये नतीजा निकला, ये एक्सपेरिमेंट किया था तो ये नतीजा निकला। ओवरऑल हर एक पॉइंट को बड़ी केयरफुली देखने के बाद फिर एक थ्योरी बनती है। जो थ्योरी बनती है वो एक ऑलमोस्ट कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के अंदर बनती है। यानी कि अगर आपने किसी चीज़ के बारे में मुशाहिदा करना है कि एक पौधे को अपने फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की ज़रूरत है या नहीं, तो आप एक पौधे को क्लोरोफिल देंगे और एक पौधे को क्लोरोफिल नहीं देंगे। फिर ये आप जो कंट्रोल आपका एक्सपेरिमेंट होगा वो ये होगा कि आपने उस तमाम कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए उस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करना है। ओके, बार बार लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हो गए और आप उसमें ठीक है, देन वो आपकी फॉर्मेशन वो फिर थ्योरी बन जाएगी। अच्छा, अब रिजल्ट्स जो इसके बन गए, रीज़न हो गई, फैक्ट्स, इन तमाम चीज़ों को मानते हुए फिर आपकी थ्योरी बन गई। ये अब थ्योरी कभी भी फाइनल नहीं होती, फाइनल हमेशा लॉ होता है, लॉ हमेशा फुल एंड फाइनल होता है, थ्योरी कभी भी फुल एंड फाइनल नहीं होती। इसको आप फाइनल अटैम्प्ट नहीं बोल सकते। अगर आपने इस थियरी बनने के बाद भी वक्त गुजरने के साथ साथ, जैसे कि पहले ये था कि मलेरिया शायद डेंगू मच्छरों से होता है, हो सकता है बाद में ये चीज़ साबित हो गई कि वो एनोफ्लेज मच्छरों से होता है, मच्छर चेंज हो गया हो,
मतलब आपने वक़्त के साथ साथ हालात को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आपने इसको मॉडिफाई करना है थ्योरी को। तो अगर आपने आने वाले वक्त में जो गुजरा हुआ वक्त है उसके साथ जब भी आपने एक्सपेरिमेंट करना है और किसी भी मोड़ पे अगर आपका एक्सपेरिमेंट गलत हो गया तो आपकी थ्योरी ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपकी वो एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट ठीक हो गया है तो फिर वो आपकी थियरी मॉडिफाई हो जाएगी कि भाई पहले हमें ये लगता था अब ये है। मतलब मॉडिफाई हो जाना अलग चीज़ है, उसका टोटल गलत हो जाना वो अलग चीज़ है। तो यहाँ तक ये हो गई साइंटिफिक मेथडोलॉजी। इसकी अगर आपने डीप स्टडी करनी है तो आप यहाँ बुक से इसको देख लें, मतलब पॉइंट्स यही हैं जो मैंने कवर कर दिए हैं। उसके बाद रिमेनिंग टॉपिक्स हमने करने हैं बुक से, क्योंकि ये जो बाकी टॉपिक्स हैं ये आप लोगों के याद करने वाले, इसमें पढ़ाने वाली कोई चीज़ नहीं है। यानी उस साइंटिस्ट का नाम बताया हुआ है, उसकी लाइफ स्पैन बताई हुई है और उन्होंने साइंस में क्या कंट्रीब्यूशन किया ये बताया हुआ है। ये आप इसको एमसीक्यूज़ के लिए तैयार कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि साइंटिस्ट का नाम क्या है, ये पैथागोरस। ये इसकी लाइफ स्पैन क्या है, 580 टू 500, 500 टू 580। और इसने क्या कंट्रीब्यूट किया, इसने बनाया बेसिक लॉ ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के लॉज बनाए। ऐसे एरिस्टोटल है, 322 से 384 तक इसका टाइम स्पैन था। इसने यूनिवर्स को टू डिस्टिंक्ट रीजन्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट को सिस्टमेटिक वर्क कह दिया और दूसरे को कंपैरेटिव बायोलॉजी कह दिया। इस तरह ये तमाम साइंटिस्ट हैं। ये साइंटिस्ट के नाम हैं। वो साइंटिस्ट इटालियन था, जर्मन था, जिस इंग्लिश था इंग्लैंड से था उसकी ये भी बता दी है। उसके बाद उसका लाइफ स्पैन बताया हुआ है, उसने क्या कंट्रीब्यूशन की ये बताया हुआ है। इसको ये एक दिन में याद करने वाली चीज़ें नहीं हैं। इसको आप लोग छोटे छोटे बोर्ड पे छोटे छोटे नोट्स बना के अपने कमरे में कहीं भी लगा सकते हैं। और डेली के आप 2 याद कर लें, अगले दिन 3 4 इस तरह करते करते उसको रिवीजन करके इस तरह याद होंगे। जब तक पेपर होंगे तो ये आपको याद हो चुके होंगे। उसके बाद ये है कि कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट, अबू उबैदा, मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी, जाबर बिन हयान, अबू इसहाक, इस अब ये मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। इनका लाइफ स्पैन यहाँ पर लिखा हुआ है। इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन की, जैसे कि अल बतानी, इसने क्या किया, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स पे इसने बहुत काम किया और ये इसका लाइफ स्पैन है। ये अगेन वही बात कि ये सब चीज़ें आपको वक़्त के साथ याद होंगी, एकदम से याद नहीं हो जाएंगी। इसके छोटे छोटे नोट्स बना के अपने रूम में कहीं भी लगा लें तो ये आपको डेली बेस पे याद, या इसको एक रिमाइंडर बना लें, नोट्स बना के अपने मोबाइल के नोट पैड पे इसको रिमाइंडर लगा दें कि इस टाइम पे मैंने ये याद करना है। दिन में आप 4 का रिमाइंडर लगाएंगे तो वो 4 आपको याद हो जाएंगे। सेम ऐसे है साइंटिफिक यूनिट्स एंड क्वांटिटीज़ मैयर, जैसे कि एकड़, फुट, एम्पेयर होता है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। AMU हम कहते हैं मैस ऑफ एटॉमिक ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये कॉलम इलेक्ट्रिक चार्ज का है। इस तरह जैसे गिल, ये एक्सीलरेशन, ये सॉरी गिल है यूनिट ऑफ वॉल्यूम फॉर लिक्विड मैयर। ग्राम मैस का है। इस तरह ये तमाम यूनिट्स हैं। अगेन वही बात, एक दिन में याद होने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन टॉपिक में ये इस तरह कुछ पढ़ाने वाली चीज़ भी नहीं है, ये खुद याद करने वाली है। जैसे ये स्लग किसका यूनिट है, मैस का। और सन किसका यूनिट है, सब्जेक्टिव लाउडनेस का, लाउडनेस आवाज़ की ऊंचाई का। उस इस तरह साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर यूजेस, साइंटिफिक जो आलात हैं उनके क्या यूजेस, जैसे कि एक्यूमुलेटर किस लिए यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। बैरोमीटर क्यों यूज़ होता है, मैयर एटॉमिक प्रेशर को यूज़ करने के लिए होता है। इस तरह अगर हम देखें माइक्रोस्कोप क्यों यूज़ होता है, चीज़ों को मैग्नीफाई करके, स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके बड़ा दिख करने के लिए इस्तेमाल होता है। रडार किस लिए यूज़ होता है, ये रेडियो है, आर से रेडियो है, ए से एंगल है, डी से डिटेक्शन है और आर से रेंज है। ये होता है डिटेक्शन को यूज़ देखने के लिए किसी भी चीज़ की, एरोप्लेन वगैरह की, माइक्रोवेव जो आसमान पे जहाज़ उड़ते हैं उसकी। इस तरह ये सारे यूनिट्स हैं। लास्ट पे साइंस डिस्कवरीज और इन्वेंशन, गैलीलियो ने क्या डिस्कवर किया, रोटेशन ऑफ अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अमूमन आपको करंट अफेयर में हेल्प करेंगे। अगर आपने PMS की अटैम्प्ट देनी है तो फिर वहाँ पे जो एक GK का पेपर होता है उसमें आपको हेल्प कर सकते हैं। आगे जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये किस साइंसदान ने की, ये लिखा हुआ है। फिर ऑक्सीजन किसने की, हाइड्रोजन किसने बनाई, वैक्सीन किसने बनाई, लुइस पास्चर ने बनाई। और यानी कि रेबीज़ वाली जो वैक्सीन थी वो लुइस पास्चर ने बनाई थी, स्मॉल पॉक्स वाली एडवर्ड जेनर ने। सेम इस तरह ये सब इनके नाम बताए हुए हैं साइंटिस्ट के, किसने क्या थ्योरी की। जैसे
एक्सरे एंड कॉस्मिक रे किसने डिस्कवर की? आर्थर कैम्पटन ने। ऐसे ये सब यहाँ तक सारी ये चीज़ें हैं। जैसे 1774 में ऑक्सीजन किसने डिस्कवर की? प्रिस्ले ने। इस तरह साइंटिफिक एब्रीवेशन से मुराद ये होता है, ये छोटे छोटे लफ्ज़ होते हैं जो किसी भी चीज़ के आगे लिखे होते हैं पर हमें पता नहीं होता इसका मतलब क्या है। ये वो है, ये जैसे ए बॉम्ब, एटम बॉम्ब। बेसिक का मतलब क्या होता है? बिगिनर, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन कोड। आगे जैसे सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। एटीएम, एटमॉस्फेयर, ये वो वाला एटीएम नहीं, ये स्मॉल वाला एटीएम है। एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलवी, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस तरीके से जैसे एसएचई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। डब्ल्यू डॉट वर्ल्ड वाइड वेब। इस तरीके से नासा, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एलईडी लाइट एमिटिंग डियोड। यहाँ तक हमारे 8 टॉपिक्स कवर हो गए। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो आपने इसको रटा लगाना है, इनको याद करना है अगेन एंड अगेन। आप देख लें कि एक दिन में आप 4 टॉपिक हर एक चीज़ में से ले लें, 4 इसमें से 4 इसमें से 4 डेली के आप याद करेंगे तो ये इंशाल्लाह आपको जल्दी कवर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारे 8 टॉपिक्स हैं उसके लिए आपने आपको प्रिपेयर करें, वो हम यहाँ से लेकर अपने नेक्स्ट 8 टॉपिक्स कल कवर करेंगे, उसकी ईच एंड एवरीथिंग देखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।